हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। तो चलिए आज हम लोग बात करते हैं हमारे किंगडम प्लांटी के फर्स्ट डिवीजन थैलोफाइटा के बारे में। जैसा कि आप जानते हैं कि हम लोग क्लास 9th बायोलॉजी का थर्ड चैप्टर डाइवर्सिटी इन लिविंग ऑर्गेनिज्म स्टडी कर रहे थे और ये चैप्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके फाउंडेशन के हिसाब से, क्योंकि आगे अगर आप बायो रखने के प्लान में हैं तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। बायोलॉजी में ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर माना जाता है और जनरली बच्चे इसको एक टफ चैप्टर लेके चलते हैं। तो ध्यान से देखिएगा, अब हम लोग किंगडम प्लांटी स्टार्ट कर रहे हैं। प्रीवियस लेक्चर में हमने किंगडम प्लांटी इंट्रोड्यूस किया था। प्रीवियस लेक्चर में जैसा कि आप जानते हो कि हम लोग 5 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन स्टडी कर रहे थे, जो कि प्रपोज किया गया था आरएच व्हिटकर के द्वारा, जिसमें से 5 किंगडम थे: किंगडम मोनेरा, किंगडम प्रोटिस्टा, किंगडम फंगी, किंगडम प्लांटी एंड किंगडम एनिमालिया। किंगडम मोनेरा किसके लिए था? यूनिसेलुलर प्रोकार्योट्स के लिए। प्रोटिस्टा किसके लिए था? यूनिसेलुलर यूकार्योट्स के लिए। फंगी किसके लिए था? प्लांट लाइक ऑर्गेनिज्म जिसके पास न तो क्लोरोफिल है और ना ही वेस्कुलर टिश्यूज हैं, वो हो गए। और अब हम लोग बात करेंगे किसके बारे में? किंगडम प्लांटी के बारे में, जो कि मल्टीसेलुलर यूकार्योटिक, मल्टीसेलुलर, ऑटोट्रॉफिक और जिसका सेल वॉल सेलुलोज का बना हुआ है वैसे ऑर्गेनिज्म्स का किंगडम है। ये बातें हम प्रीवियस लेक्चर तक में कर चुके थे और आपको पता है कि किंगडम प्लांटी के 2 मेजर डिविजन्स हैं। टेरिडो फर्स्ट इज फेनेरोगेमी, क्रिप्टोगेमी एंड सेकेंड इज फेनेरोगेमी। क्रिप्टोगेमी एंड फेनेरोगेमी, जो कि किसके लेवल पे था कि रिप्रोडक्शन में क्या है, सीड है या स्पोर्स है। अगर स्पोर्स है तो क्रिप्टोगेमी और अगर सीड्स है तो फेनेरोगेमी। और आपको पता था कि स्पोर्स वाले यानी कि क्रिप्टोगेमी के 3 डिविजन्स थे। फर्स्ट इज थैलोफाइटा, सेकेंड इज ब्रायोफाइटा, थर्ड इज टेरिडोफाइटा एंड फेनेरोगेमी के भी दो डिविजन्स थे। फर्स्ट इज जिम्नोस्पर्म्स एंड सेकेंड इज एंजियोस्पर्म्स। तो उन 5 डिविजन्स में से यानी कि हम ये कह सकते हैं कि किंगडम प्लांटी के मेजर 5 डिविजन्स हैं, जिनमें से पहला डिवीजन आज हम पढ़ने जा रहे हैं जो कि है थैलोफाइटा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आई होप आप सभी घर में होंगे, स्वस्थ होंगे। चलिए ठीक है, थैलोफाइटा। सबसे पहले थैलोफाइटा दुनिया के सबसे पुराने और सबसे सिंपल प्लांट्स हैं। ऐसा माना जाता है कि दुनिया के सबसे सिंपल आप जानते हो चार्ल्स डार्विन का जो थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन है उसके अनुसार जो जितने पुराने होंगे उनका बॉडी क्या होगा, उतना ही सिंपल होगा। तो थैलोफाइटा हम क्या कह रहे हैं? मोस्ट प्रिमिटिव प्लांट्स, यानी सबसे पुराने प्लांट्स। तो इनकी बॉडी सबसे क्या होगी? इनकी बॉडी सबसे सिंपल होगी। तो देखिए इसमें थैलोफाइटा के बारे में लिखा गया है कि इंक्लूड्स मोस्ट प्रिमिटिव एंड सिंपल प्लांट्स, यानी ये डिवीजन इंक्लूड करता है सबसे पुराने और सबसे सिंपल प्लांट्स को, जिसे हम कॉमनली अलगी भी कहते हैं। क्या कहते हैं? अलगी भी कहते हैं। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा, सर अलगी तो एक बार और सुन चुके हैं हम। कहां सुना आपने अलगी? आपने अलगी सुना एक बार जब आप मोनेरा पढ़ रहे थे, जहां आपने ब्लू ग्रीन अलगी के बारे में पढ़ा था। और फिर आपने अलगी सुना एक बार, किसमें आपने फिर अलगी सुना? आपने किंगडम फंगी में, जहां आपने लाइचेंस के बारे में बात की। याद है ना आपको? यहाँ पर किंगडम फंगी के मेंबर्स जो होते थे, यानी जो फंगी होता था और जो अलगी होता था, दोनों मिलकर एक सिम्बायोटिक रिलेशनशिप बनाते थे जिसे हम लिचेंस कहते थे। तो वहां पर आपने अलगी सुना। तो वहां जो अलगी था, और आपने एक बार किंगडम प्रोटिस्टा में भी अलगी सुना, जो क्या था? प्रोटिस्टन अलगी। और यहां भी अलगी। तो ये दोनों अलगी में क्या डिफरेंस है? आपके दिमाग में आ रहा होगा कि दोनों अलगी में डिफरेंस क्या है। तो देखिए, जो प्रोटिस्टन अलगी था वो यूनिसेलुलर अलगी था और यहां जो अलगी है वो मल्टीसेलुलर अलगी। समझ में आया दोनों में डिफरेंस क्या है? यहां वाले अलगी में, थैलोफाइटा वाले अलगी में और प्रोटिस्टन अलगी में क्या डिफरेंस है? समझ में आया? दोनों यूकार्योटिक है, दोनों के पास वेल डिफाइंड न्यूक्लियस है, मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स है, लेकिन डिफरेंस क्या है? वो यूनिसेलुलर थे और ये मल्टीसेलुलर है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ओके ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब इसके कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करते हैं। मेन इंपोर्टेंट तो सारे फाइलम्स का कैरेक्टरिस्टिक्स ही है, सारे डिविजन्स का कैरेक्टरिस्टिक्स ही है। कैरेक्टरिस्टिक की बात करें तो बॉडी इज इन द फॉर्म ऑफ थैलस। इसका जो बॉडी होता है वो थैलस के फॉर्म में होता है। व्हाट डू यू मीन बाय थैलस? थैलस मीन्स इसका बॉडी वेल डिफरेंशिएटेड नहीं होता है, यानी बॉडी में ये पता नहीं चलेगा कहां स्टेम है, कहां रूट है, कहां लीव्स है, यानी बॉडी डिफरेंशिएटेड नहीं है। आप याद कीजिए प्रीवियस लेक्चर में मैंने बात की थी कि हम किंगडम प्लांटी को और फर्दर क्लासिफाई करते हैं 4 बेसिस पर। फर्स्ट इज था बॉडी डिफरेंशिएशन, सेकेंड इज था वेस्कुलर सिस्टम को देखते थे, थर्ड हम देखते थे क्या कि उसका रिप्रोडक्शन मेथड क्या है, स्पोर्स है या सीड्स है, और चौथा हम देखते थे कि अगर सीड्स है तो
सीड का लोकेशन क्या है, वो इनसाइड द फ्रूट है या सीड नेकेड है, इस आधार पर होता था। तो इसके बारे में बात करते हैं। इसका बॉडी, सबसे पहली बात, बॉडी डिफरेंशिएटेड है क्या? तो आंसर है नहीं, बॉडी डिफरेंशिएटेड नहीं है। बॉडी थैलस के फॉर्म में है। किसके फॉर्म में है बॉडी? बॉडी थैलस के फॉर्म में है, यानी बॉडी में ना तो ट्रू रूट है, ना ट्रू स्टेम है, ना ट्रू लीव्स है, एक अनडिवाइडेड सा मास है। अलगी को अगर आप देखोगे या थैलोफाइटा के मेंबर को आप देखोगे तो एक अनडिवाइडेड सा मास होता है जिसके नीचे में छोटे छोटे रूट्स होते हैं, छोटे छोटे रूट हेयर्स जैसे निकले हुए होते हैं, लेकिन वो ट्रू रूट नहीं होते, लेकिन वो ट्रू रूट नहीं होते हैं। मॉइस्चर एब्जॉर्ब करने के लिए छोटे छोटे होते हैं, लेकिन वो ट्रू रूट नहीं होते, ये याद रखिएगा। तो थैलस के फॉर्म में इनकी बॉडी होती है। नेक्स्ट बात करें, मोस्टली एक्वेटिक, इसके जो मेंबर हैं वो ज्यादातर एक्वेटिक है। एक्वेटिक कहने का मतलब पानी के अंदर पाए जाएंगे, और आप जानते हो दुनिया में दो तरह के पानी है, फ्रेश वाटर एंड मैराइन वाटर। फ्रेश वाटर मींस वैसा पानी जो हम पीते हैं जिनमें सॉल्ट नहीं डिजॉल्व है, और मैराइन वाटर जिनमें सॉल्ट डिजॉल्व है। तो अलगी जो है वो फ्रेश वाटर में भी पाया जाता है, यहाँ एफ डिनोट कर रहा है फ्रेश वाटर को और एम डिनोट कर रहा है मैराइन वाटर को, यानी ये जो है मोस्टली एक्वेटिक है, फ्रेश वाटर में भी और मैराइन में भी। हाँ, कुछ ऐसे भी हैं जो कहां पाए जाते हैं? मॉइस्ट प्लेसेज में, यानी लैंड पर। ज्यादातर इसके मेंबर्स कहां रहते हैं? पानी के अंदर, लेकिन इसके कुछ मेंबर्स ऐसे हैं थैलोफाइटा के जो मॉइस्ट प्लेसेज में जिंदा रह सकते हैं, लेकिन मॉइस्ट प्लेसेज में जहां पर मॉइस्चर नहीं होगा वहां ये सर्वाइव नहीं कर पाते। जनरली ये जहां वाटर बॉडीज होती है, जैसे लेक हो गया या समुंदर हो गया, समुंदर के किनारे जो छोटे छोटे पत्थर के टुकड़े होते हैं उस पे ये पनप सकते हैं, क्योंकि वहां लगातार पानी आता रहता है, या लेक के किनारे पर वो पनप सकता है। या अगर आप देखो तो आप देखते हो जब कल चापाकल जो होता है हम लोग का, वहां पर भी वो लग जाता है हरा हरा कलर का, जिसको कदे कहते हैं हम लोग, वो लग जाता है ना हरा हरा कलर का, तो वो भी क्या है? वो भी थैलोफाइटा का ही एक मेंबर है। समझ गए? तो जो वो भी आप देखते होंगे कि अगर लंबे समय तक चापाकल ना चले, वहां ड्राई हो जाए तो वो मर जाता है। तो ये मॉइस्ट प्लेसेज में जिंदा रह सकता है। इसके कुछ मेंबर्स ऐसे हैं जो मॉइस्ट प्लेसेज पे जिंदा रहते हैं। वेस्कुलर सिस्टम की बात करते हैं। वेस्कुलर सिस्टम एब्सेंट होता है, यानी इनमें जाइलम फ्लोएम का कोई चीज नहीं है, वेस्कुलर सिस्टम नहीं है। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा सर वेस्कुलर सिस्टम नहीं है, तो वेस्कुलर सिस्टम दो काम करता था मेनली। फर्स्ट, जाइलम काम करता था वाटर कंडक्ट करने का, और फ्लोएम काम करता था फूड कंडक्ट करने का। तो इसकी अगर हम बात करें तो अब आप इसके बॉडी में ये काम कौन करेगा? तो देखो भैया, ये तो ऑलरेडी पानी के अंदर है, तो इसको वाटर कंडक्ट करने की जरूरत क्या है? डायरेक्ट एब्जॉर्ब कर लेगा, तो इसको वाटर कंडक्शन की जरूरत ही नहीं है। और दूसरा, फूड कंडक्शन की बात होती थी, तो इसका बॉडी इतना छोटा है कि डिफ्यूजन से ही इसका काम हो जाएगा। डिफ्यूजन जानते हो आप? कोई भी चीज खुद ब खुद अपने हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ जाता है, उसे हम डिफ्यूजन कहते हैं। तो इसके बॉडी के अंदर ये काम कौन कर देगा? डिफ्यूजन से ही ये काम हो जाएगा। किससे हो जाएगा? डिफ्यूजन से ही। फूड ट्रांसपोर्ट। अच्छा, एक काम और, एक बात आप ये भी जानते हो कि वेस्कुलर सिस्टम होने से क्या होता था? प्लांट की बॉडी में एक स्ट्रेंथ मिलता था। यू नो, जाइलम और फ्लोएम। आप लोग टिश्यू पढ़ चुके हैं, अगर आपने टिश्यू का लेक्चर नहीं देखा है तो पहले टिश्यू का लेक्चर देख लीजिए। पूरा टिश्यू चैप्टर कंप्लीट किया जा चुका है चैनल पर, तो आप पहले टिश्यू का लेक्चर देख लीजिए। तो वहां मैंने बताया था आपको कि जो पूरा का पूरा प्लांट की बॉडी में जो वेस्कुलर टिश्यूज होते हैं लाइक जाइलम एंड फ्लोएम, वो स्ट्रेंथ देने का भी काम करते हैं। जाइलम स्केलेनकाइमा या जाइलम फाइबर्स जिसे कहते थे, एंड फ्लोएम स्केलेनकाइमा या फ्लोएम फाइबर्स जिसे कहते थे, वो स्ट्रेंथ देने का काम करता था ना। तो इनके पास तो वेस्कुलर टिश्यू है ही नहीं, तो इसकी बॉडी में वो स्ट्रेंथ नहीं होगा। तो इनकी जो बॉडी होगी वो वाटर फ्लो के साथ मूर्ति उड़ती रहेगी, इनमें फ्लेक्सिबिलिटी होगी, इनकी बॉडी बहुत हद तक फ्लेक्सिबल होती है। समझ गए? मैं एक एग्जांपल ले लेता हूं, आपके दिमाग में फील आ जाएगा थैलोफाइटा का। आप सभी ने थैलोफाइटा का मेंबर देखा है, जानते हो कहां? आप कभी नदी में उतरे हैं? छठ में तो जरूर उतरे होंगे। हम लोग के बिहार में छठ होता है, अगर आप बिहार से हैं तो आप तो जानते ही होंगे छठ होता है। और छठ में हम लोग क्या करते हैं? नदी में घाट बनाने जाते हैं। और जब हम घाट बनाने जाते हैं तो अगर आप कभी नदी में उतरे होंगे तो आप देखते होंगे कि नदी के अंदर बड़े बड़े बाल जैसे बड़े बड़े हरे हरे कलर के होते हैं, हरा हरा कलर का बाल के वो अंदर में लहराते रहता है, पैर सब में चिपक जाता है। तो आप वो चिपक जाता है तो आप उसे हटाते हो तो एकदम हेयर जैसा लगता है, हरा हरा कलर का, वो है एस्पायरोगायरा। वो क्या है? एस्पायरोगायरा, जो कि एक एग्जांपल है। देख रहे हो यहां भी लिखा हुआ है एस्पायरोगायरा, जो कि एक एग्जांपल है किसका? थैलोफाइटा का। समझ गए? उनमें क्या, कभी आपने एस्पायरोगायरा अगर देखा हो, क्या उनमें लीव्स होती हैं? नहीं होती है। क्या स्टेम होती है? नहीं होती है। एक अनडिवाइडेड सा मास होता है, पता नहीं चलता है कहां रूट कहां लीव्स, यही सारी बातें। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। तो इनका वेस्कुलर सिस्टम नहीं होता है, तो ये बॉडी वाटर फ्लो के साथ ये फ्लेक्सिबिलिटी होती है इनमें, ये टूटता नहीं है। पानी कितना भी हिले डुले ये टूटता नहीं है, इनके लिए अच्छा है ये। अब अगर बात करते हैं, ये फोटो ऑटोट्रॉफिक है, यानी ये अपना खाना फोटोसिंथेसिस के मेथड से बनाएगा। यू नो फोटो ऑटोट्रॉफिक?
फोटो ऑटोट्रॉफिक उसे कहते हैं जो अपना खाना खुद से बनाता है बाय यूजिंग सोलर एनर्जी। तो ये भी अपना खाना खुद से बनाएगा। और आप जानते हो कि फोटोसिंथेसिस परफॉर्म करने के लिए आपके पास क्या होना चाहिए, क्लोरोफिल होना चाहिए। इनके पास क्लोरोफिल होगा, इनके सेल्स के पास क्लोरोफिल होता है। तो देखिए नेक्स्ट पॉइंट है फोटो ऑटोट्रॉफिक, दैट इज सेल्स हैव क्लोरोफिल, सेल के पास क्लोरोफिल होगा। नेक्स्ट बात करते हैं इसके सेल वॉल की। यू नो किंगडम प्लांटी का मेंबर है और किंगडम प्लांटी के जितने भी मेंबर्स होते हैं सबके पास सेल वॉल होता है। और वो सेल वॉल किसका बना होता है, सेलुलोज का बना होता है। इसका भी सेल वॉल किसका बना होगा, सेलुलोज का बना होगा। तो थैलोफाइटा के सेल्स पर सेल वॉल होता है जो कि सेलुलोज का बना होता है। यू नो अब अगली बात भी आप जानते ही हो, किंगडम प्लांटी के जितने भी मेंबर्स हैं वो फूड स्टोर करते हैं किसके फॉर्म में, या तो स्टार्च के फॉर्म में या लिपिड के फॉर्म में या फैट के फॉर्म में। तो ये भी अपना फूड स्टोर करेगा इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च, किसके फॉर्म में, स्टार्च के फॉर्म में। अच्छा, ये जो है बाबू क्लोरोफिल, क्या क्लोरोफिल एक ग्रीन पिगमेंट है? बिल्कुल, पौधे का हरा रंग, आप जानते हो पौधे हरे हैं किसकी वजह से, क्लोरोफिल की वजह से। तो क्लोरोफिल इज अ ग्रीन पिगमेंट। ठीक इसी तरह कई ऐसे भी अलगी होते हैं या कई ऐसे भी थैलोफाइटा के मेंबर्स होते हैं जिनके पास क्लोरोफिल के अलावा दूसरे पिगमेंट्स भी हो सकते हैं, दूसरे पिगमेंट्स भी हो सकते हैं, समझ गए, लाइक रेड कलर का या ब्राउन कलर का। तो अलगी अलग अलग कलर के भी पाए जाते हैं, रेड अलगी, ब्राउन अलगी, ग्रीन अलगी। ग्रीन अलगी में क्या होगा, क्लोरोफिल होगा। रेड अलगी में दूसरा पिगमेंट होगा, ब्राउन अलगी में दूसरा पिगमेंट होगा, समझ गए ना। तो कुछ अलगी ऐसे होते हैं जिनमें ग्रीन पिगमेंट के अलावा दूसरे भी पिगमेंट्स पाए जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो वो या तो रेड अलगी हो सकता है, ब्राउन अलगी हो सकता है, येलो अलगी हो सकता है। अगर आप न्यूज देखते होंगे तो हाल ही में आपने एक न्यूज देखा होगा कि जो हमारा ग्लेशियर है, ग्लेशियर यू नो हमारा अर्थ का जो पोलर रीजन है वहां पर पूरा बर्फ जमा हुआ है जिसे हम ग्लेशियर कहते हैं, वो अंटार्कटिका है, वहां का बर्फ पिघल रहा है और उसके नीचे से उसके बर्फ के ऊपर एकदम हरा हरा कलर का, रेड कलर का चादर जैसा बिछ गया है। तो साइंटिस्ट का कहना है कि वो अलगी हैं जो वहां पे पनप रहे हैं और अलगी का पनपना हमारे लिए, वहां पर अलगी का पनपना हमारे लिए अच्छा नहीं है, क्योंकि वहां अलगी पनपने का मतलब है कि वहां पर वो बर्फ को जल्दी डिजोल्व कर देंगे। वो अलग उसका एक कॉन्सिक्वेंसेज है। आप अगर देखे होंगे न्यूज तो आपने इस बात को देखा होगा। तो अलगी, वहां भी बर्फ है तो मॉइस्चर है, वहां भी पनप गया। तो अलग अलग कलर के भी अलगी होते हैं, रेड अलगी होते हैं, ब्राउन अलगी होते हैं, येलो अलगी होते हैं, लेकिन उनमें उनका वो रंग किसकी वजह से होता है, उनके पास क्लोरोफिल के अलावा कोई दूसरा पिगमेंट्स भी होता है, कोई दूसरे पिगमेंट भी होते हैं। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो सम अलगी हैव एडिशनल पिगमेंट्स, ये आपको समझ में आ गया। नेक्स्ट अगर बात करें इनके रिप्रोडक्शन की, देखिए जितने भी मेंबर्स हैं, जितने भी डिविजन्स आएंगे किंगडम में, उन सभी में रिप्रोडक्शन बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो रिप्रोडक्शन आपको याद रहना चाहिए। तो इनके रिप्रोडक्शन की बात करते हैं कि ये रिप्रोड्यूस कैसे करेगा। तो इनके अगर आप रिप्रोडक्शन की बात करें तो ये जनरली एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस करते हैं। यू नो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जहां पर रिप्रोडक्शन सिंगल पेरेंट से हो जाता है और गैमीट्स का इन्वॉल्वमेंट नहीं होता है, उन्हें हम कहते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो जनरली जो होते हैं जनरली रिप्रोड्यूस थ्रू जनरली रिप्रोड्यूस एसेक्सुअली, यानी ये जनरली किससे रिप्रोड्यूस करते हैं, एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस करते हैं। और इनके रिप्रोडक्शन का दो मेन मेथड है, एक है फ्रेगमेंटेशन, एक है स्पोर फॉर्मेशन। मैंने दोनों पढ़ाया है क्लास 8 में। अगर आपने पढ़ा होगा एनसीए में तो आपको पता होगा कि स्पोर फॉर्मेशन क्या है और फ्रेगमेंटेशन क्या है। अगर आपने नहीं पढ़ा तो मैं बता देता हूं फ्रेगमेंटेशन क्या है। फ्रेगमेंटेशन में जो पेरेंट ऑर्गेनिज्म की बॉडी होती है उनके टुकड़े हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं, टुकड़े हो जाते हैं, और हर एक टुकड़ा एक नए ऑर्गेनिज्म के रूप में डेवलप हो जाता है। इसे हम कहते हैं फ्रेगमेंटेशन। क्या कहते हैं, फ्रेगमेंटेशन। जैसे एस्पायरोगायरा है ना, उस एक एस्पायरोगायरा को मान लीजिए आपने तोड़ ताड़ करके 25-30 टुकड़ा करके फिर से पानी में फेंक दिया, तो वो 25-30 टुकड़ा एक नया एस्पायरोगायरा के रूप में डेवलप हो जाएगा। दिस इज कॉल्ड फ्रेगमेंटेशन। तो इनका पहला एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन है फ्रेगमेंटेशन, या दूसरा मोड है स्पोर फॉर्मेशन। यू नो स्पोर फॉर्मेशन, इस पे बात हमने किंगडम फंगी में भी किया था कि उनमें से एक फिलामेंट जैसा निकलता है, एक स्पोरेंजियम बनता है, स्पोरेंजियम के अंदर स्पोर्स बनते हैं और टाइम आने पर वो स्पोरेंजियम फट जाता है और वो स्पोर्स चारों तरफ छितरा जाते हैं और हर एक स्पोर एक नए ऑर्गेनिज्म को, एक नए इंडिविजुअल को जन्म देता है। तो इनके पास एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन का दो मोड है, फर्स्ट इज फ्रेगमेंटेशन एंड सेकंड इज स्पोर फॉर्मेशन। ये किससे, एसेक्सुअली। लेकिन कुछ मेंबर्स इसके ऐसे भी होते हैं, कुछ थैलोफाइटा के मेंबर ऐसे भी हैं या कुछ अलगी ऐसे भी हैं जो सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करते हैं। कैसे रिप्रोड्यूस करते हैं, सेक्सुअली। एंड यू नो सेक्सुअली रिप्रोडक्शन का मतलब क्या है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का मतलब है वो गैमिट्स बनाएंगे। क्या बनाएंगे, गैमिट्स बनाएंगे। तो ये भी सेक्सुअली, कुछ मेंबर्स इसके सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करते हैं बाय फॉर्मिंग स्पोर्स।
बाय फॉर्मिंग स्पोर्स। अब आपके दिमाग में चमकना चाहिए कि सर यहां भी आपने स्पोर लिखा, यहां भी आपने स्पोर लिखा और यहां भी आपने स्पोर रखा। एक स्पोर में आप कह रहे हो ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, एक स्पोर में आप कह रहे हो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ऐसे कैसे हो सकता है? तो देखो बउआ, यहां पर कमाल है सेल डिवीजन का। आपने सेल चैप्टर पढ़ा है? बिल्कुल पढ़ा होगा। सेल डिवीजन, सेल चैप्टर का सबसे आखिरी लेक्चर जो हमारा था वो था सेल डिवीजन पर, और वहां मैंने बताया था कि ऑर्गेनिज्म के बॉडी के अंदर दो तरह के सेल डिवीजन होते हैं। फर्स्ट इज माइटोसिस एंड सेकेंड इज मियोसिस। माइटोसिस सेल डिवीजन में जो डॉटर सेल होता है उनके पास सेम नंबर ऑफ क्रोमोसोम होता है जितना मदर सेल के पास होता है, यानी डिप्लॉयड सेल्स बनते हैं उससे। और जो मियोसिस है उसमें जो डॉटर सेल्स होते हैं उनके पास जो क्रोमोसोम नंबर होता है वो पेरेंट सेल के या मदर सेल के क्रोमोसोम का हाफ होता है। तो अगर स्पोर, ध्यान से सुनिएगा, अगर स्पोर माइटोसिस से बना, अगर स्पोर किससे बना? माइटोसिस से बना, तो वो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन वाला स्पोर है। और अगर मियोसिस से बना तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन वाला स्पोर है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अगर मियोसिस से स्पोर बना तो वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करेगा, दो स्पोर आपस में फ्यूज करेंगे, फर्टिलाइजेशन होगा और नया ऑर्गेनिज्म जन्म लेगा। ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो गया ना। ये जो स्पोर है वो कैसा स्पोर है? म्यूटिक स्पोर है, यानी कि मियोसिस से प्रोड्यूस हुआ स्पोर है। और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन वाला जो स्पोर होगा वो किससे बनेगा? वो माइटोसिस से बनेगा। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। सबसे पहले तो आपको माइटोसिस और मियोसिस आना चाहिए। अगर आपको माइटोसिस और मियोसिस नहीं आता है तो जो सेल चैप्टर का प्लेलिस्ट खोलिए, इस लेक्चर के एंड में भी आ जाएगा, उस प्लेलिस्ट में जो आखिरी लेक्चर है सेल डिवीजन का उसे देखिए, आपको समझ में आ जाएगा। समझ गए बाबू? तो अगर, तो कंफ्यूजन क्लियर हो गया होगा कि अगर स्पोर माइटोसिस के रिजल्ट में बना तो वो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन वाला स्पोर है, और अगर मियोसिस से बना तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। और माइटोसिस से बना स्पोर डायरेक्ट एक इंडिविजुअल को जन्म दे देगा, एक नए ऑर्गेनिज्म को जन्म देगा। लेकिन मियोसिस से बना स्पोर एक दूसरे स्पोर से फ्यूज करेगा, फर्टिलाइजेशन होगा और फिर वो एक नए स्पीसीज को जन्म देगा, एक नए ऑर्गेनिज्म को जन्म देगा, एक नए इंडिविजुअल को जन्म देगा। आई होप आपको समझ में आया हो, आ गया होगा। ओके ठीक है बाबू, आगे बढ़ते हैं। तो और ये स्पोर से तो करेगा ही, क्योंकि क्रिप्टोगेमी का मेंबर है ना, याद है ना, क्रिप्टोगेमी एंड फेनेरोगेमी। तो ये क्रिप्टोगेमी का मेंबर है तो स्पोर तो होगा ही। सीड का तो कोई बात ही नहीं है, सीड फ्लावर ये सब तो कुछ नहीं है इसके पास, फ्रूट व्रूट का कोई झंझट ही नहीं है। चलो आगे बढ़ते हैं। तो ये स्पोर्स के थ्रू रिप्रोड्यूस करता है जब ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करता है तो। और जब ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करता है, एक बात बताओ, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बनाएगा तो उसके पास रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स होंगे, यानी कि वैसे बॉडी के अंदर वैसे पार्ट्स होंगे जो स्पोर बनाने का काम करेंगे। वो स्पेशलाइज्ड स्पोर, क्योंकि वो जनरल स्पोर तो है नहीं। मियोसिस एक स्पेशल टाइप का सेल डिवीजन है ना, तो एक स्पेशलाइज्ड स्पोर हुआ तो उसको बनाने के लिए उसके बॉडी में स्पेशलाइज्ड पार्ट होंगे जिसे हम रिप्रोडक्टिव पार्ट्स कहेंगे। तो अलगी अगर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कर रहा है, यानी कि थैलोफाइटा के मेंबर अगर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कर रहे हैं तो उनका जो स्पोर होगा, उनका जो सेक्सुअल डिवीजन वाला, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन वाला स्पोर होगा, तो उनके बॉडी में जो रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर बनता है, ध्यान से सुनिएगा, रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर बनता है वो पूरा का पूरा स्ट्रक्चर ही कन्वर्ट हो जाता है स्पोर में। ध्यान से सुनिए, देखिए जनरली सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जब होता है, हम लोग जनरली सेक्सुअल रिप्रोडक्शन किस में जानते हैं? प्लांट्स में जानते हैं। उनमें क्या होता है? फ्लावर होता है, फ्लावर में गैमिट्स बनते हैं। तो पूरा फ्लावर ही गैमिट नहीं बन जाता है, फ्लावर में गैमिट बनता है, समझ रहे हो? फ्लावर में गैमिट बनता है। आप लोग क्लास 7 में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स पढ़ चुके होंगे, या आपने थोड़ा भी अगर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स पढ़ा होगा, या हमारे बॉडी के अंदर ले लीजिए, हमारे बॉडी के अंदर अगर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो रहा है ह्यूमन के अंदर, तो हमारे बॉडी के अंदर मान लो कि मेल गैमिट है स्पर्म और फीमेल गैमिट है ओवम, तो क्या पूरा का पूरा मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ही स्पर्म बन जाता है? नहीं, उसका एक पार्ट है टेस्टिस जिसके अंदर स्पर्म बनता है, और फीमेल बॉडी में भी पूरा उसका रिप्रोडक्टिव पार्ट तो ओवम नहीं बन जाता है, उसका एक पार्ट है ओवरी जो ओवम बनाता है। लेकिन थैलोफाइटा में ऐसा नहीं है, ना 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 ना, यहां पर पूरा का पूरा जो रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर है उसके बॉडी के अंदर वही कन्वर्ट हो जाएगा स्पोर में, समझ गए? और वो पूरा का पूरा स्पोर बन गया और दो स्पोर फ्यूज करेंगे और फर्टिलाइजेशन होगा। और हम लोगों में क्या होता है? जब फर्टिलाइजेशन होता है तो जाइगोट बनता है और फिर जाइगोट एम्ब्रियो बनता है, होता है ना बुआ? जाइगोट क्या बनता है? एम्ब्रियो बनता है। लेकिन इनमें ऐसा कुछ नहीं है,
जाइगोट ही बनता है, एम्ब्रियो बनने का कोई चांस नहीं है। फर्टिलाइजेशन के बाद एम्ब्रियो नहीं बनता है। और दूसरी बात, एक और बात, इसका जो रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर होता है वो पूरा का पूरा स्पोर में कन्वर्ट हो जाएगा। इट मींस इसका जो रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर होगा यूनिसेलुलर होगा। क्या होगा? यूनिसेलुलर होगा। तो देखिए यहां क्या लिखा है कि रिप्रोडक्टिव पार्ट्स आर यूनिसेलुलर। यू नो यूनिसेलुलर? यूनिसेलुलर कहने का मतलब इसका पूरा का पूरा जो रिप्रोडक्टिव पार्ट है इसके बॉडी में वो एक सिंगल सेल का है। पूरा का पूरा रिप्रोडक्टिव पार्ट एक सिंगल सेल का है और वो पूरा का पूरा रिप्रोडक्टिव पार्ट ही कन्वर्ट हो जाएगा किसमें? स्पोर में। एंड नॉन जैकेटेड। नॉन जैकेटेड कहने का मतलब इस पर कोई कवरिंग नहीं है। तो इसके रिप्रोडक्टिव पार्ट यूनिसेलुलर है एंड नॉन जैकेटेड है। आई होप आपको समझ में आ गया हो। कोई कंफ्यूजन हो, अगर आपका कंफ्यूजन बच जाता है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा या व्हाट्सएप डेस्क में पूछिएगा। तो इसके जो रिप्रोडक्टिव पार्ट्स होते हैं वो यूनिसेलुलर होते हैं, नॉन जैकेटेड होता है। और देखिए क्या लिखा है, आफ्टर फर्टिलाइजेशन एम्ब्रियो इज नॉट फॉर्म। यानी ऐसा नहीं है कि फर्टिलाइजेशन होगा तो फिर उसके बाद जाइगोट बना फिर वो एम्ब्रियो बनेगा, ऐसा कुछ नहीं है। डायरेक्ट दो स्पोर फ्यूज करता है, एक सिंगल स्पोर बनता है और वो स्पोर जर्मिनेट करके एक नए ऑर्गेनिज्म को जन्म दे देता है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो ये था किंगडम थैलोफाइटा। अब इसके एग्जांपल को अगर आप देखो तो बुक्स में देख लीजिए, बहुत सारे एग्जांपल्स होंगे, नोट में भी बहुत सारे एग्जांपल्स लिखे हुए होंगे, याद कर सकते हो। मैंने 2 लिखा है। देखिए बायोलॉजी के नाम थोड़ा याद करने मुश्किल होते हैं, तो मैंने यहाँ पे 2 लिखा है, आप याद रखिएगा। एक उल्वा है और एक स्पायरोगैरा है। स्पायरोगैरा तो याद ही रखिएगा क्योंकि स्पायरोगैरा आपको दिखता है, पोखर नदी सब में आपको स्पायरोगैरा दिख जाता है। अब देखिए कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं अलगी से रिलेटेड या थैलोफाइटा से रिलेटेड जिसके बारे में हम बात करना चाहते हैं। सबसे पहली बात, इस दुनिया में, ध्यान से सुनिएगा मैं जो बोल रहा हूं अब, कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं। इस दुनिया में जितने भी ऑर्गेनिक मैटर हैं, ऑर्गेनिक मैटर कहने का मतलब कि देखिए हम लोग जो भी हैं, जो भी लिविंग हैं, उनकी बॉडी कार्बन और कार्बन के कंपाउंड्स की बनी हुई। हम सभी की बॉडी, जितने भी लिविंग मैटर हैं, जितने भी लिविंग मैटर हैं, हम, आप, पेड़ पौधे, जानवर, माइक्रो ऑर्गेनिम्स, जितने भी 5 किंगडम हैं, वो सब के सब किसके बने हुए हैं? कार्बन और कार्बन के कंपाउंड्स की। और कार्बन और कार्बन के कंपाउंड्स से बनने वाले मैटर को हम कहते हैं ऑर्गेनिक मैटर। क्लास 10th में आप चैप्टर पढ़ेंगे कार्बन एंड कंपाउंड, वहां पर आप डिटेल्स में पढ़ेंगे इसको। लेकिन यहां आप समझ लीजिए कि कार्बन और कार्बन के कंपाउंड से बनने वाले जितने भी मैटर हैं वो कहलाता है, बेसिकली यही बात है, ऑर्गेनिक मैटर। तो पूरे दुनिया में जितना ऑर्गेनिक मैटर है, ध्यान से सुनिएगा, पूरे दुनिया में जितना ऑर्गेनिक मैटर है, मतलब पूरे दुनिया में जितने भी लिविंग बीइंग्स हैं, अगर उन सभी का वजन मिला करके 100 किलो है तो 50 किलो थैलोफाइटा ही है। इट मींस टोटल ऑर्गेनिक मैटर का 50% थैलोफाइटा के मेंबर्स या अलगी हैं। आप सोचिए कि अलगी कितने अधिक मात्रा में है। यानी इस दुनिया में जो टोटल बायोमास है, टोटल बायोमास, जितने लिविंग बीइंग्स है, जितने भी ऑर्गेनिक मैटर इस दुनिया में है, उन सभी का मास अगर 100 kg है तो 50 kg कौन है? अलगी ही है। सोचिए कितना इंटरेस्टिंग फैक्ट है। तो ये नियरली 50% ऑफ टोटल ऑर्गेनिक मैटर ऑन द अर्थ इज अलगी या थैलोफाइटा। समझ में आया होगा। अब अलगी का क्या इंपॉर्टेंस है दुनिया में? क्वाइट इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला, एक्वेटिक इकोसिस्टम का ये मेजर प्रोड्यूसर है। जैसे हमारा टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम है, हमने प्रोड्यूसर पे पहले भी बात की थी, प्रोड्यूसर, कंज्यूमर, डिकम्पोजर, मैंने बात की थी, याद होगा आपको। प्रोड्यूसर, कंज्यूमर, डिकम्पोजर, कोई भी जो इकोसिस्टम होता है उसमें कुछ प्रोड्यूसर्स होते हैं जो फूड बनाने का काम करते हैं, कुछ कंज्यूमर्स होते हैं जो फूड बनाते हैं खाने के लिए, उसको खाया जाता है, उसको प्रोड्यूसर्स को खाते हैं, और एक है डिकम्पोजर्स जो प्रोड्यूसर और कंज्यूमर को मरने के बाद उसके बॉडी को डिकम्पोज करते हैं। तो ये जो है अलगी जो है वो मेजर प्रोड्यूसर्स हैं किसके? एक्वेटिक इकोसिस्टम के। याद कीजिए प्रोटिस्टन अलगी, याद आया? किंगडम प्रोटिस्टा में प्रोटिस्टन अलगी की बात की थी मैंने, और प्रोटिस्टन अलगी भी एक मेजर प्रोड्यूसर था एक्वेटिक इकोसिस्टम का, और वहीं पर मैंने इकोसिस्टम की भी बात की थी। अगर आपने नहीं देखा वो लेक्चर तो देख लीजिए, ये लेक्चर होगा किंगडम प्रोटिस्टा में, प्रोटिस्टन अलगी पे मैंने बात की थी। ठीक है, तो अलगी जो है वो मेजर प्रोड्यूसर्स हैं एक्वेटिक इकोसिस्टम के। यानी जो मछलियां हैं या समुद्र के अंदर या पानी के अंदर रहने वाले जितने जीव हैं वो फूड के लिए किस पे डिपेंड करेंगे? अलगी पर डिपेंड करेंगे। तो अलगी फूड के रूप में भी काम आता है। अलगी फूडर भी है। फूडर मतलब चारा। फूडर मतलब क्या? चारा। हम कई ऐसे हैं जो समुद्री क्षेत्र में रहने वाले लोग हैं, वो समुद्र के अंदर जो अलगी पाए जाते हैं उसको निकाल के, और उसको ह्यूमन भी कंज्यूम करता है, ह्यूमन भी उसको खा सकता है। प्रोटीन का बहुत अच्छा सोर्स होता है, प्रोटीन का बहुत अच्छा सोर्स होता है, जो सी फूड होते हैं वो लाया जाता है।
समझ गए। तो आगे बढ़े। फूडर के रूप में, फूडर मतलब चारा, जानवरों को जो हम खिलाते हैं, अपने पालतू पशुओं को जो खिलाते हैं। तो जो समुद्री एरिया में रहने वाले लोग हैं वो जो या जो जहां पर ये पाया जाता है, अब देखिए ना पोखर उखर के अंदर में भी जो पनपता है अलगी अंदर में, उसे आप चाहो तो निकाल करके जानवरों को खिला सकते हो। तो ये फूडर के रूप में भी काम आता है। इंडस्ट्री में इसका बहुत ज्यादा इस्तेमाल है। कल्चर मीडियम होता है, एक कल्चर मीडियम होता है। कल्चर मीडियम आप देखते होंगे कई बार आप जब बीमार पड़ते हैं तो कहा जाता है यूरिन कल्चर टेस्ट करेंगे। यूरिन कल्चर टेस्ट नाम सुने होंगे आप शायद, 3 दिन में उसका रिपोर्ट आता है। कभी जीवन में अगर आप करवाए हो, ना करवाए हो तो कोई जरूरी बात नहीं है, लेकिन एक कल्चर टेस्ट होता है। कल्चर एक ऐसा मीडियम होता है जिसमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म बहुत तेजी से बढ़ते हैं, या वो बहुत अच्छा लाइफ को बढ़ावा देने वाला एक मीडियम होता है, जिसमें कोई भी स्पीसीज जल्दी जल्दी उसका सेल डिवाइड करता है। अगर कोई सेल डिवाइड करने वाला है तो उसके अंदर अगर डाल दोगे तो वो जल्दी जल्दी डिवाइड करेगा, उसे कहा जाता है कल्चर मीडियम। तो कल्चर मीडियम बनाने में भी किसका इस्तेमाल होता है? अलगी का इस्तेमाल होता है। अगर बात करें एग्रीकल्चर में भी ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एग्रीकल्चर में कैसे इंपॉर्टेंट है? नाइट्रोजन फिक्सेशन में ये महत्वपूर्ण करता है, फिर सॉइल के फर्टिलिटी को बनाए रखता है। तो एग्रीकल्चर में भी ये क्वाइट इंपॉर्टेंट है। और अगर बात करें सेवेज डिस्पोजल, यानी आप देखते होंगे कि जो बड़े बड़े शहरों के बगल से बहने वाली नदियां होती हैं उनका पानी दुर्गंध देने लगता है, लेकिन उसके जगह पे आप गांव में बहने वाली नदी को देखिए कितना साफ रहता है। तो ये जो है ना, अगर आप या देखिए आप जो हम लोग के चारों तरफ जो पोखर तालाब है उनमें कितना कचरा फेंक देता है लोग, फिर भी उसके अंदर में जो रहने वाले जीव हैं वो जिंदा रह लेते हैं। कैसे? वहां ऑक्सीजन लेवल को कौन मेंटेन करता है? तो ऑक्सीजन लेवल को कौन मेंटेन करेगा? अलगी ही ना, क्योंकि अलगी ही फोटोसिंथेसिस कर रहा है तो वो वहां ऑक्सीजन प्रोड्यूस करेगा और पानी के अंदर ऑक्सीजन लेवल को मेंटेन करेगा। आई होप आप पूरा समझ में आया होगा आपको थैलोफाइटा क्या। इतना ही बात था थैलोफाइटा में। थैलोफाइटा क्या है, थैलोफाइटा के क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है, थैलोफाइटा में रिप्रोडक्शन कैसे होता है, थैलोफाइटा क्या एग्जांपल्स हैं और थैलोफाइटा का क्या इंपॉर्टेंस है, मैंने सारी बातें कर ली। आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अगर एक बार में समझ नहीं आया, लेक्चर को रिपीट करके देखिए। नोट्स आप पहले ही लिख चुके होंगे, मैं फिर से कह रहा हूं, पहले नोट्स फिर लेक्चर, ध्यान रखिएगा इस बात को। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में, जिसमें हम बात करेंगे किसके बारे में? ब्रायोफाइटा के बारे में। किसके बारे में बाबू? ब्रायोफाइटा के बारे में। थैलोफाइटा के बारे में सारी बातें क्लियर हो गई होंगी। कोई भी डाउट हो निश्चिंत होकर एकदम बिना किसी चिंता का आप कमेंट कीजिए, पक्का रिप्लाई मिलेगा। या नहीं तो आप व्हाट्सएप प्रॉब्लम डेस्क ज्वाइन कर लीजिए, उसमें पूछिए, उसमें तो तुरंत मिल जाएगा रिप्लाई। यूट्यूब पे उतना तेजी में नहीं मिलता है, लेकिन जो प्रॉब्लम डेस्क है उसमें अगर आप पूछेंगे तो आपको तुरंत रिप्लाई मिलेगा। तो ज्वाइन कीजिए उसको और तुरंत आपको रिप्लाई मिलेगा। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में, जिसमें हम बात करेंगे ब्रायोफाइटा के बारे में। तब तक घर में रहिए, सुरक्षित रहिए। सी यू सून, बाय बाय, टेक केयर।